अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की थर्ड लास्ट एपिसोड यानी 65। तो कहानी बस समेटने वाली हूँ मैं। यकीनन आपको ये पूरा नावल अच्छा लगा होगा, तो आप एंड तक साथ निभाइएगा। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। नावल रूह अदा बाय असमा मिर्ज़ा। नॉवेल्स, लेट्स स्टार्ट। अब कुछ दिन बाद मिलूंगी तुम्हारी बर्थडे पर, तब तक मिस करना मुझे। जाने दो, वरना तुम्हारी मम्मा समझेंगी हम सीरियस टॉक में बिजी हो गए। वो जाना खुद भी कहाँ चाहती थी। सारिम ने इसे पकड़कर वापस बिठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फैमिली अब से आपकी भी है, और मम्मा खुद हमें प्राइवेसी देकर गई हैं। रही बात बर्थडे की, उसका एडवांस गिफ्ट अभी दें, रुक जाएं सुबह तक। वो खुद भी नींद सी महसूस कर रहा था, पर बस जिद था कि वो पास रहे। जबकि फातिमा ने उसकी बेकरारी के सबब रुकने का फैसला कर लिया। मैं रुक रही हूँ, वो मुस्कुराई। कितनी जल्दी आमादा हो जाती थी। कायम रहना अपनी बात पर। मैं अब बर्थडे गिफ्ट नहीं दूंगी, बस आ जाऊंगी तुम्हारे हाथ से केक खाने। वो पास बैठे फौरन से हिसाब किताब पर उतरी, तो सारिम ने सर हिलाते पुरस्कार सा तासुर दिया, जैसे कह रहा हो आप आए तो सही, देख लेंगे। आप बहुत हसीन लग रही हैं, लेकिन मुझे आप पर ये मेकअप कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। आप इसके बिना पसंद आई थी तो लग रहा है ये कोई और लड़की है। सारिम हल्की हल्की नींद में डूब रहा था, पर उसके शिकवे वो बड़ी दिलचस्पी से सुने नोट कर रही थी। फिर आहिस्तगी से इसने हाथ की उंगलियां सारिम के बालों में दाखिल की, और धीरे से हरकत देते सारिम की खुलती बंद होती आंखों को आसानी देते बिल्कुल ही सुला दिया। जबकि सारिम के सोते ही वो उठी और वॉशरूम जाते अपना चेहरा धोया, वजू किया, और बाहर आकर वो सारिम को देखती हुई कमरे से निकली ही कि दिशा आती दिखाई दी। तुम जा रही हो फातिमा? दिशा ने नरमी और फिक्र समेत पूछा। नहीं, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ, वो सो गया है। आप अगर थक जाएं तो रेस्ट कर लीजिएगा आंटी, मैं रात रुक जाऊंगी उसके पास। फातिमा की फिक्र मोहब्बत पर दिशा को बेहद खुशी महसूस हुई। उसके तीनों बच्चे हम सफ़र के मामले में बहुत खुशकिस्मत थे। चलो मैं भी चलती हूँ, आज सच में शुक्रगुजारी का दिन है। एक गुनाहगार को मोहलत मिली कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ दिन मजीद रह सके। दिशा ने खाने के लिए कुछ बाहर से अपने और फातिमा के लिए ऑर्डर किया था। तभी से 40 मिनट्स थे। फातिमा ने मुस्कुराकर सर हिलाते दिशा का हाथ पकड़ा। जब एक इंसान अपने गुनाहों का भरपूर एहसास व इकरार कर ले, तौबा का रास्ता चुन ले, फिर वो मजीद मुजरिम नहीं रहता। आपकी ये मोहलत आपको मजीद संवारेगी। आ जाए, कुछ मत सोचें, रास्ते खुद आसान होंगे, बस आप देखती जाएं। वो पहले भी दिशा की दिमागी साइकी समझती थी। आज भी फातिमा ने इसे बेहतरीन तरीके से एहसास नदामत से निकाला, और दिशा को एक अजीब सी खुशी घेरे हुए थी। न जाने क्यों सब अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हिरद और फिरोज इस वक्त किचन में थे। अमाइल को मिस कर रहे थे, क्योंकि वो होता तो इस वक्त की भूख और क्रेविंग खुद मिटाता। अब रोज रोज बावर्ची के हाथों का खाना खाए दोनों ही तप चुके थे। और जब से खबर आई थी कि सुरैया की सर्जरी कामयाब हो गई, तब से हिरत कुरैशी के मिजाज कुछ रौनक पा चुके थे। तुमने सीनियर को सब्जियां काटने पर लगा रखा है, मेरी उम्र है इस काम की। खिरत को चिकन छोटा छोटा काट कर फ्राई करता देखे फिरोज साहब एहतजाज बुलंद करते बोले, तो यार ने एक तिरछी नजर डालते देखा। हाँ, आशिकी माशूकी की उम्र है, बस काम नहीं होता। मान ले ये सीनियर कि अब बुढ़ापा टपकने लगा है मिजाज पर भी। हैरत साहब को शरारतें सूझ रही थी, और फिरोज साहब ने छुरी रखते पूरी गाजर ही उठाई और सिखाते और जाकर डाइनिंग की कुर्सी पर शान से जा बैठे। ये सब्जियां कौन काटेगा यार? हिरत बा आवाज़े बुलंद मिनमिनाए। वही जिसकी जुबान बहुत तेज चल रही है। फिरोज सुल्तान ने आंखें सुकेड़ते कहा, और इससे पहले यार जवाबन फायर मारता, नामा की रोल्स रॉयस का हाल सुनते ही वो खुशगवार मुस्कुराए। अब अपने लाडलों के लिए बंदा सर के बल भी काम करने पर तैयार होगा। हिरत साहब बाज ना आए तो फिरोज एक वसीली निगाह डालते अदा से उठकर बाहर निकले।
जहां नामा के हाथ में सुल्तान विला की मुकम्मल हाकमियत के पेपर्स थे जो नू को कुछ देर पहले ही रिसीव हुए थे। तो दोनों इस जमानत को साथ लौटाने अभी आ गए थे। नामा की खुशी उसकी पलकों में अटके आंसुओं से साफ आया थी। ये जो ख्वाब था जिसे देख देख कर ये वो ख्वाब था जिसे देख देख कर वो बड़ी हुई थी, और आज वो नामा से फिरोज सुल्तान की मलकियत में जाने वाला था। हो गया सारिम का निकाह खैर से। हम जरा पुराने दोस्तों की तरफ निकल गए और इन खबीसों ने हमें डिनर से पहले उठने नहीं दिया। खुश था वो। फिरोज सुल्तान बाहर ही आते अपने दो लाडलों की तरफ बढ़ते बोले, पर नामा उनके सवाल का जवाब दिए बिना जाकर बाबा के सीने से लिपट गई। खुद नू की आंखों में आसूदगी का जहां आबाद था। ये लम्हा बहुत कीमती था। अरे अभी सुबह तो बिल्कुल ठीक था मेरा बच्चा, अब फिर से मलिका इस जज्बात क्यों बना है? नू क्या हुआ है इसे? नामा की यूं करने पर वो हकीकतन परेशान होते नू की तरफ देखने लगे, जो बस मुस्कुराया। इसने अपने ख्वाब की ताबीर पाई है तभी जज्बाती हो रही है। नू के दिलकश जवाब पर वो आंसू संभालती जरा फासले पर हुई तो फिरोज सुल्तान अब भी इस ताबीर से हफा लगे जिसने नामा को रुलाया था, ये जाने बिना कि वही ताबीर उनकी भी देरीना ख्वाहिश थी। बाबा, सुल्तान बिला वापस ले आई मैं। वो जरा पीछे हटे ही हाथ में दबाई रोल फाइल बाबा को देती वो मुश्किल मुस्कुरा सकी, जबकि फिरोज सुल्तान हैरत से दोनों को देखने लगे। फिर उन्होंने जब वो फाइल लेकर खोली तो सच में ये उनका वही लाडला घर ही था जिसकी मलकियत अब नामा से उनको वापस मिल चुकी थी। फिरोज सुल्तान की आंखें धुंधलाई, पर वो जैसे मुस्कुरा दिए। आंसुओं ने अपना बहने का इरादा ही बदल डाला। मेरी जिंदगी की असल दौलत तू है नामा। ये ख्वाब था जिसकी ताबीर बस जरा देर खुश ही करेगी, पर असल खुशी तेरे हर पल आबाद होने की है मेरी जान। मेरे दिल की ठंडक और सुकून बस तेरा सुख है पुत्र। इस घर जैसे और भी कई होते तुझ पर कुर्बान थे। मैंने तुझे इसे लौटाने की इजाज़त दी क्योंकि ये तेरी ख्वाहिश थी, वरना मेरा घर तो वही है जहाँ मेरा बच्चा हंसता मुस्कुराता है। फिर भी थैंक यू सो मच अमीर अमीर वाली फील दिलाने के लिए। अव्वल सारी जज्बाती बातें वो मोहब्बत और उनसियत से कहते एख्तिताम तक जैसे मगरूर हुए। नू भी हंसा और वो भूरी आंखों वाली भी। फिर फिरोज सुल्तान ने इसे अपने आसूदा सीने में सिमटते एक शफीक नज़र नूअदा दुगान पर डाली। इस नज़र में बेहद मोहब्बत छुपी थी। दिल के अमीर तो आप हमेशा थे, ले जी अब करोड़पति भी हो गए। सुल्तान विला का मालिक कोई आम बंदा थोड़ा हो सकता है। नू ने भी ख्वाम हाका उन्हें मगरूर करने की कोशिश की तो तीनों मुस्कुराए और साथ अंदर बढ़े, जहां ये न्यूज़ सुनकर हिरत कुरैशी भी अश अश कर उठे। भाई अब फिरोज सुल्तान हम सबको इस्तांबुल में पार्टी देंगे, वो भी रईस वाली। डन। हिरत ने चहकते हुए डील की, जबकि फिरोज सुल्तान खुशी खुशी मान गए। लेकिन कौन जानता था इस विला में अनकरीब सिर्फ पार्टी नहीं, दो शादियां होने वाली हैं। नामा और नू कुछ देर रुके क्योंकि हिरत साहब की कुकिंग आजमाने का शौक चढ़ा था, पर बाहुदा खाने में जनाब ने इतना नमक ठोक दिया कि तीनों नफूस बेचारगी से हिरत साहब को डाइनिंग पर बैठे घूरे। इनको नमक ज्यादा ना लगा क्योंकि जो बनाता है उसे कहाँ अपने नुक्स नजर आते हैं, और लिहाजो मुरव्वत में इन तीनों बेचारों ने नमकीन खाना खा लिया। अब कुछ बुराई करते तो नए नए बने इस शेफ का दिल टूट जाता। वहीं सुरैया भी दवाओं के जेरे असर थी। इब्दार साहब के साथ साथ रोजीना भी उन्हें देखने आई, लेकिन सुरैया साहिबा से मुलाकात ना हो सकी। वो मिलकर शमरेज भाई के किए पर सुरैया को दिलासा देना चाहती थी, पर जब सुरैया के पास समाइल और मानिया को मौजूद पाया तो बेफिक्र होकर लौट गई कि अब सुरैया बतूल महफूज हाथों में है। ये सुबह तक होश में नहीं आएंगी। तुम भी कल से यहीं हो, थक गए होगे ना? रूम लिया है मैंने, चाहो तो कुछ हद देर आराम कर लो। वो मामा के पास ही बैठा था। जब मानिया नमाज पढ़े वापस आई और पास आते अमाइल के साथ लगकर खड़ी, उसका चेहरा ऊपर करे, उसका चेहरा हाथों में भरे, बोली, थक तो वो दोनों गए थे, आराम तुम हो मेरा जो हर पल मेरे पास है। अब वहां बैठते हैं। तुम सो जाओ मेरी डार्लिंग, इतना प्यार लुटाओगी तो मैं आशिक प्रो हो जाऊंगा। वो उठा और मानिया को खुद से लगाए ही आरामदाह काउच पर जा बैठा और मानिया को अपने पहलू में ही बसाते बिठाया। रूम इन्वर्टर से बहुत हीट अप था कि किसी ब्लैंकेट की ज़रूरत न थी।
लग ही नहीं रहा था कि बाहर 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। सारिम बहुत खुश था। मैंने पहले लाइव उसके निकाह में शिरकत की, फिर इशा पढ़ी, फिर थोड़ी वॉक की और वापस आ गई तुम्हारे पास। मैं और नामा सारिम के लिए बहुत खुश हैं। उसे भी हम दो की तरह एक प्यारी हम सफ़र मिली। ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। सब कुछ धीरे धीरे रफू हो रहा है माइल, मरहम लग रहे हैं। अल्लाह ने किसी को भी उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाया। अभी वो पहलू से लगे शुक्र बजा ला रही थी, और जब इंसान सब्र के बाद शुक्र करना सीख जाता है तो हर किस्म के रफू और मरहम का मुस्तहिक बन जाता है। बेशक वो बहुत रहीम है। तुम बताओ, ठीक हो? ना चाहते हुए भी अमाइल उसकी आंखों की फिक्र में मुब्तला बोल उठा, तो वो धीमा सा शोख मुस्कुराई। बहुत सुकून में हूँ यहाँ। तुम्हारी मौजूदगी हो और मैं लंबी नींद में उतर जाऊं। तुम्हारे होते कोई फिक्र और परेशानी मेरे सुकून में दरार नहीं डाल सकती। तुम अपनी इन काली आंखों से मुझे देखकर ही अच्छा कर देते हो। फिक्र तो मैं बस तुम्हारी करती हूँ अब। पल पल मेरा सुख चैन बनने वाले इस इंसान को मैं दोबारा कभी किसी उदासी के पास भी ना देखूं। इस लड़की के पास जज्बात का खजाना था। वो ये सारे इतराफ़ व इजहार देती है, माइल में का आसूद की सराहियत करने के साथ इसे खुद के लिए बेचैन भी कर गुजरी। नहीं देखोगी कभी, बस तुम मेरे साथ रही अगर हमेशा तो। वो उसका हाथ पकड़े उसकी हथेली अपने रुखसार से जोड़ता बोला। तो मानिया ने बेकरार होते दूसरा हाथ उसकी गिरेबान पर जमाते फासला समेटा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी सांसें जकड़ता तो हल्क दिल और रूह की हर बंदिश से रिहाई पाता, जैसे इस लम्हा वो ये सुनने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ये बहुत मेरे मामले में बेहद और बेशुमार की हदों से भी ऊपर चला गया। वो अपनी महकती सांसों का जवाब देती बोली, जिसके बदले अमाइल की स्याह मोतिफ आंखों में मजीद तलब सी सुलगने लगी। तुम सो जाओ वरना तुम मेरा मूड बना दोगी। अमाइल ने उसे अपने सीने में छुपाया तो मानिया उसके सीने में चेहरा दबाते हंसी। मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर तुम्हारी हंसी का सदका शान से उतारूंगा। अभी तुम हंस लो, हंस सकती हो तुम, ये हक दिया तुम्हें। वो शिकवे करता मजीद जान को आता था। तुम्हारा मूड बनने में 2 सेकंड लगे, इस पर हंसी। वो अभी भी हंसने से बाज ना आई। ये हमेशा बना रहता है, बस मैं मासूम आदमी बताता नहीं। क्या करूँ, शर्म आती है। खुद को मासूम साबित करने पर उतरते ये जनाब मानिया के अंदर जज्बात बढ़ाने पर लगे थे, पर वो सीने से लगी ही रही कि अभी छेड़खानी मोहलिक ना हो जाए। जबकि नामा और नूह एक तक वापस विला पहुंचे तो सीधे रूम में ही आए। नूह ने कमरे की ठंडक खत्म करने को इन्वर्टर ऑन किया और नामा के पास रुकते उसका कोट उतारा तो इस प्रिंसेस ट्रीटमेंट पर वो ब्लश की। मैं चेंज करके आता हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? उसके यख हाथ अपने गर्म हाथों में लेकर गरमाइश देने लगा। जब नामा ने आगे बढ़ते नू की अपनी रेड होती नोज टिप चूमी। आपके सिवा कुछ चाहने की जरूरत करके देखे तो सही है दिल। वो आज बहुत खुश लग रही थी, तभी ऐसी बहकी हरकत और बात कर डाली। अभी आकर इसका हिसाब लेता हूँ, चेंज करके जरा इजी हो जाऊं। नू ने एक बेकरार लम्स नामा के होंठों पर लुटाते से आजाद किया तो वो नजरें लब दबाते चुका गई। नू चेंज करने गया तो नामा ने बहुत से नोटिफिकेशन पर होश थामे जब रू अदा का अकाउंट खोला तो रील लगी देखे जल्दी से बेड पर बैठते ही इसे खोल कर देखने लगी, जिस पर नू ने हंस के साथ वीडियो बनाई थी। नामा ने उसका ऑडियो सुनने के लिए आवाज ऊंची की। मैंने उसके अपनी जिंदगी में आने के बाद ये सीखा कि सुख भी ठहर सकते हैं, कोई सुकून भी दायमी हो सकता है, कोई कोशा हमारी आफियत का ताउम्र के लिए वक्फ हो सकता है। वो ऐसे मेरी ज़िंदगी में आकर मेरे यकीन को मजबूत कर चुकी है कि मैं अब एक उदास आदमी से मुतमईन आदमी में बदल गया। हाँ मैं आपकी सबकी हाँ मैं आप सबकी रूह और अपनी रूह अदा की बात कर रहा हूँ। वो तो हाथ नहीं आई, लेकिन उसके हंस को दबोच लिया मैंने। उसे भी मेरी तरह बहुत गिले हैं कि हमें रूह लिफ्ट नहीं करवाती, तो आप सब मुतमईन रहें कि वो सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी नहीं मिलती। वो ये सब सुने और देखे कितनी देर मुस्कुराती चली गई। कोई शिकवा करते इतना प्यारा कैसे लग सकता है भला। लेकिन हाँ, नुअदा दुगान के मामले में ये मुमकिन था। अभी इनको हर वक्त मुयसर हूँ तो ये शिकवा है, और नू साबित हुआ मैं बहुत जालिम हूँ।
وہ جا کر شوز اتارے، مزے سے لحاف میں بیٹھی کمرس پڑھنے لگی۔ آپ کے بیبی کا انتظار ہے اب تو۔ ازمیر کا سب سے بلوڈ کپل آپ دو بن چکے ہیں۔ ہم تو ایسے آپ دو کے لیے دعائیں کرتے ہیں جسے آپ ہمارا حصہ ہو۔ ناما نے اس کمنٹ کو لائک کرتے ہارٹ کے ساتھ آمین لکھا۔ روح ادا دکان جس کے وقت کے لیے ترسے اسے روح ادا کہتے ہیں۔ یہ کمنٹ سب سے مزیدار تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی ہنستی۔ کیا وہ آپ کو واقعی وقت نہیں دیتی؟ اف، اتنے پیارے ہسبینڈ کو کون اگنور کر سکتا ہے بھلا؟ یہ ایک اور کمنٹ تھا جس پر ناما نے آئیبرو چکاتے دیکھا۔ اب تو نو کو کوئی پیارا کہے وہ اس پر بھی جھل بن گئی، کیونکہ یہ حق بس اس کا تھا۔ نو کی دروازے پر کی آہٹ پر ناما نے جلدی سے فون سکرین آف کی اور گال غبارے سے پھلا کر منہ موڑا۔ جب وہ بلیک میں کافی جازب لگتا باہر آیا تو پہلی ہی نظر بگڑے موڈ والی روٹھی ناما پر جا ٹھہری۔ ارے منانا تو کسی کو مجھے تھا، پر یہاں تو کسی کا موڈ ہی خراب لگ رہا ہے بھائی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا پاس ہی بیٹھا تو ناما نے مزید منہ پھیرنے کی کوشش کی، پر نو نے اسے دبوچ کر اپنی بازوؤں میں قید کیا۔ ریل میں کیا کہا کہ میں لفٹ نہیں کرواتی؟ کون سی لفٹ چاہیے نو؟ ناما نے اداسی سے پوچھا۔ صدماتی تاثر بھی اس اداسی میں گھلا تھا۔ نو کی ہزل آنکھیں مسکرائیں اور جناب نے اپنا ہاتھ ناما کو تھمایا کہ دبایا جائے۔ ناما نے جلدی سے اس کے ہاتھ کو دبانا شروع کیا، پر دیکھ وہ اب بھی ناراض ہو کر رہی تھی۔ تم نے میری پہلی باتیں نہیں سنی؟ اگلی تو اس لیے کہیں تاکہ دنیا کی نظر نہ لگے ہمیں۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ناما کے پن اپ بال کھولنے لگا جن کی خوشبو سے بے حد مرغوب تھی۔ سنی تھی، مطمئن آدمی بن گیا آپ۔ اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے دباتی بازو تک آئی تو نوح کی بازو کی وین ذرا ٹائٹ ہو رہی تھی، تبھی بازو درد بھی کر رہا تھا۔ مجھے لگا اس کے بدلے تم کچھ اسپیشل آنسر دو گی، پر اتنا پھیکا ری ایکشن۔ وہ ہاتھ ہٹاتا ناما کی بازو پر پھیرے بولا تو ناما نے آگے کھسکتے نو کی سڑک پر اپنے ہونٹوں کو سہلاتے اس کی بازو دبانا چھوڑتے دونوں بازو نو کی گردن میں پرو گئی۔ کیا میرا آپ کے پاس ہونا اسپیشل آنسر سا نہیں؟ وہ آنکھوں میں معصومیت برتی نو کو کم پر کنات سکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، وہ انتہا کا منہ پھٹ بنا تو دونوں کی آنکھیں مسکرائیں۔ کتنے وہ ہیں آپ؟ ناما نے ڈرامائی ہفکی دکھائی۔ تم نے کمنٹس پڑھے؟ لڑکیاں کیسے مجھ پر فدا ہو رہی ہیں، اور جسے یہ آدمی بنا مانگے مل رہا ہے وہ مجھے اپنی کم موجودگی پر صبر سکھا رہی ہے۔ میں تمہیں ہر لمحہ بے حد اور بہت شدید چاہتا ہوں، سمجھ لو۔ وہ اس کو یوں ہی دھیرے سے اپنے ساتھ لگاتا میٹس پر گرتے لیٹا تو ناما حفیف سے درد پر کراہی، پر یہ معمولی درد بھی نو کو سینے کے اندر چبھا، پر وہ جلد پرسکون ہو گئی۔ آپ چاہتے ہیں میں بھی ہر لمحہ آپ پر فدا رہا کروں؟ وہ بے حد پرسکون تھی نو کے اتنے پاس۔ میں بس تمہیں چاہتا ہوں، ابھی بھی سٹریس فیل ہو رہا ہے، بڑی روب بنی پھرتی ہو، دور کرو میرا سٹریس۔ اتنے روب سے وہ حکم دے رہا تھا۔ ناما کو تو پیار سے کی گئی سرگوشی درکار تھی، تبھی نفی میں سر گما کر نو کی گردن میں چہرہ جان بوجھ کر گھسیڑ گئی۔ ناما دیکھو، اب میں سخت والا ناراض ہو جاؤں گا، وہ وارننگ دے گیا۔ ناما نے چہرہ نہ نکالا بلکہ گردن کی گرد لپٹی بازو بھی کس لی۔ ہو جائیں، وہ اب بھی شوخی بنی بولی۔ تم مجھے منا نہیں پاؤ گی؟ وہ ہنوز اپنی تنبیہ دوہرا رہا تھا۔ منا لوں گی، آپ کی روح ہوں اتنا تو یقین ہے۔ وہ دبا سا منمنائی۔ جب منانا ہی ہے تو ناراض کیوں کر رہی ہو مجھے؟ اور شکوا کر اٹھا، اپنے ہاتھ ناما کی پشت پر پھیرے اسے ہلکی سی گدگدی کی تو وہ فوراً سے چہرہ نکالتی مچلتی ہوئی سامنے ہوئی۔ میں پوری رات دینے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی آج، اس لیے نو، اس کے کان میں بولی۔ لہجہ و آواز جذبات کی حدت سے دہکنے لگا۔ کچھ لمحے، وہ بھی اسی سرگوشی میں بولا۔ کچھ لمحے نہیں دینا چاہتی، پوری رات دوں گی اب کی بار۔ وہ ذرا چہرے پر جھکی تو نو صدماتی سا مسکرایا۔ پوری رات، اس حالت میں، اس نازک جان کے ساتھ؟ اچھا مذاق تھا۔ وہ منہ بگاڑ کر ہوا میں اڑا گیا۔ مذاق نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ ہوئی تو نو بھی ہوا۔ اس کے بعد تم بچ جاؤ گی؟ نو نے اس کی گردن کی گرد ہاتھ پھیرتے ناما کی کمر جکڑتے اسے آہستگی سے پکڑتے میٹس پر لٹایا اور جھک کر جواب دہی کی۔
नामा ने दोनों हाथ नू की शर्ट के बटनों के अंदर उंगलियों से फंसाते इसे खुद पर मजीद झुकाते आंखों से इकरार का इशारा किया। बर्थडे नाइट चाहिए फिर मुझे वो। नू ने हक धड़ल्ले से मांगा तो वो फिर सुर्खियों में ढलते चेहरे के साथ मुस्कुराई। चलो डन, तब तक नाराज हूं मैं तुमसे। वो मजे से कहता खुद भी रिलैक्स होते सीधा लेटा तो नामा जल्दी से उसके सीने पर आधी मुंतकिल हुई। नाराज ही रहें, मुझे नाराज होकर भी नहीं छोड़ते आप, तो मेरा आपकी नाराजगी से क्या नुकसान। उफ, कोई इतना भी सारे राज जान लेने वाला ना होता जितनी नामा। उन्होंने बेचारगी के संग नामा की तरफ रुख किया। तुम्हें बिगड़ने का हक दिया है, अब सहना तो पड़ेगा। वैसे नाराज होकर मैं कर्डलिंग नहीं करता। नू ने नामा को पीछे करना चाहा जब वो एक टांग भी उसके पेट और थाहे पर रखकर चढ़ गई। आपकी रूह तो करती है अगर मुझे दूर किया तो इतनी जोर से पैर वहां मारूंगी कि सारा स्ट्रेस भी इस नाराजगी के साथ दुम दबाकर भाग जाएगा। नामा ने मजे से आंखें बंद करते धमकी लगाई तो वो फिर से इसे अपने सीने में भेंचे हंसा। कहाँ पर? नू की शरारत का अभी तो आगाज हुआ था। नामा ने मुस्कुराहट लबों में दबाते चेहरा ऊपर करे नू की शरीर आंखें देखी। मार के दिखाऊं? वो भी बड़ी ड्रामेबाज थी। नहीं, मेहरबानी आपकी बीवी, मुझे अभी 10-12 बच्चे और पैदा करने हैं। नू ने दान दिखाते नामा के होश उड़ाए। 10-12 बच्चे हों मेरे दुश्मनों के, बस 2 दूंगी। वो मुंह फुलाकर घूरी। वो 2 भी 10-12 के बराबर होंगे, हमारे जो होंगे। अब सारी रात इसी बारे ना सोचती रहना कि मैं इतने बच्चे वाकई मांग लूंगा। दर्द कम हुआ है अंकल का? और जज्बाती मलका कैसी है अब्बा की लाडली? वो ये नाजुक मौजू खुद ही बदल गया तो नामा खूबसूरत सा मुस्कुरा दी। चलो सो जाओ। वो उसका माथा चूमे मोहब्बत से अपने सीने में समेट गया कि नामा ने फिर से चेहरा नू की गर्दन में बसा लिया। जबकि दूसरी तरफ दिशा और फातिमा सारी रात हल्की फुल्की बातें करती रही। दिशा ने इसे सारिम की आदतों और उसके शौक के बारे में बहुत कुछ बताया। दिशा वहीं काउच पर जब सो गई तो फातिमा फजर के बाद उठकर सारिम के पास आई। ये सारिम के लिए हॉस्पिटल का वीआईपी रूम लिया गया था, तभी यहाँ बहुत कंफर्टेबल काउचर्स थे जहाँ आराम से सोया जा सकता था। पर फातिमा उसकी सराहने आ बैठी, उसे देखने लगी। फिर धीरे से शूज उतारे वो सारिम की खुली बाजू पर सर रखे उसके पास ही लेटी। वो इतनी स्मार्ट और नाजुक थी कि सारिम की बाजू पर उसके सर का हल्का सा वजन भी आधा तकिए ने बांटा, जिस वजह से सारिम बेचैन ना हुआ। वो यहाँ बस सारिम को कुछ देर देखने आई, पर पता ही ना चला कब नींद में चली गई। तीशा 9 बजे तक उठी तो दोनों को एक प्यार भरी नजर में लिए जरा चहलकदमी और ताज़ा हवा के लिए बाहर चली गई। सारिम की नींद उनके जाने के कुछ मिनट्स बाद टूटी, वो भी फातिमा के बजते फोन पर। फोन तो कुछ देर बजकर बंद हो गया, पर सारिम बंद आंखों से ही सीने पर रखे मुलायम से हाथ से फील करता। जब जागा तो गर्दन घुमाए ही से वही बिना मेकअप वाली फातिमा गुल बेहद करीब सोई नजर आई। इतनी करीब कि उसका सांस लेना तक सुना जा सकता था। उसके होंठों को जरा सा आगे होकर छूना मुमकिन था। मुझे ये वाली मॉर्निंग मामा डैड वाली मॉर्निंग से ज्यादा पसंद आई। अब मेरे साथ लेट गई आकर। हॉस्पिटल की तारीख में ये रोमांटिक मोमेंट दर्ज होना चाहिए, वहां ना सही मेरे फोन में ही सही। सारिम ने एहतियात से अपने तकिए तले दबा फोन निकालते अपनी और सोई हुई फातिमा की लगभग 10-12 पिक्चर्स ली। और एक तो फातिमा का माथा चूमते ली, और एक ऐसे ली कि पता लग रहा था वो उसके होंठों को छूने लगा है पर छुआ नहीं। फोन मुस्कुराहट संभाले ही वापस रखते वो दूसरे हाथ से फातिमा गुल की नरम गाल छूते एक सरूर के संग सांस भर गया। वो मेकअप उतार चुकी थी, उसके रुखसार को अपने हाथ की उंगलियों की पोरों से छूता अपने अंदर एक खुशी सी उतरती महसूस कर रहा था। ऐसी खुशी जिसका नेमल बदल कुछ ना था। फातिमा गुल, यार उठे, मजीद ऐसे सोई रही तो मेरे जज्बात मजीद सोए नहीं रहेंगे। सरगोशी सी आवाज सुने वो कसमसाकर जागी तो अपने सामने सारिम को देखे मोहतरमा की सिट्टी गुम हुई। गर्दन घुमाकर घबराते देखा तो दिशा वहां नहीं थी, जबकि रिस्ट वॉच देखी तो इतना वक्त गुजर गया। ये सोचते वो डर कर उठने लगी जब सारिम ने इसे खुद पर झुका लिया। वो उसके सीने पर गिर जाती अगर बर वक्त सारिम के तकिए का हाथ से सहारा न लेती। सारिम, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी देर तुम्हें देखने आई, कब सोई पता ही नहीं चला। उफ, दिशा आंटी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में।
बेची बेची सांस खींचकर सर झटकते और सरासर पैनिक हो रही थी। पर सारिम ने उसका चेहरा हाथों में भरे देखा ही यूं कि वो धीरे से शांत हुई। पर जब सारिम ने उसके माथे को जरा सर उठाते चूमा तो वो सख्ती से आंखें मेज कर मुट्ठी में तकिए को दबोच गई। जबकि वो वापस सर रखता जब इस लड़की को देख रहा था, धीमी सी मुस्कुराहट सारिम के होंठों पर बिखरी। ये जगह आपके लिए ही मुकर्रर है फातिमा गुल। किसी ने क्या सोचना है जब सबको पता है आप अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं, तो घबरा क्यों रही हैं? मैंने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं, शादी पर गिफ्ट करूंगा फ्रेम करवा के। सारिम ने शौक लफ्सी इस्तेहकाक को जसारत पर वो लम्हों में सुर्ख हुई, चेहरा हिजाब आलूद हुआ। दिखाओ मुझे अभी, तुमने क्या किया है मेरे साथ? वो उसके होंठों का जायजा लेती वहां नादीदा लिपस्टिक स्टेन तलाशती डरा सा मिनमिनाई तो सारिम खुलकर हंसा और इस बीच सीने पर जनाब हथेली रख गए कि दर्द से कुछ बचत हो सके, क्योंकि वो लड़की इस दुखते सीने वाले को हंसने पर मजबूर कर चुकी थी। आपका मेरे होंठों को देखकर ये सवाल पूछना कि कुछ किया तो नहीं मैंने, सीरियसली फातिमा, क्या इतना भी एतबार नहीं मुझ पर? मैं जब आप पर पूरा हक रखता हूँ तो ये हक आप पर आपकी नींद में थोड़ा लुटाऊंगा, बल्कि आपका इसके लिए पूरे होश में होना जरूरी है। वो बेख्तियार घबराया सा मुस्कुराई, क्योंकि वो हंस पड़ने के बाद गहरी नजरों से उसके चेहरे को निहारता संजीदा हुआ। सरासमीगी किसी कैफियत थी। फिर वो भी मुस्कुराया तो फातिमा ने नजर लग जाने के खदशे से आंखें झुका ली। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुम्हारी फैमिली के बकौल तुम्हारी नीयत तो बस गाड़ियां देखकर खराब होती थी, ये लड़की देखकर हालात कैसे ही एकदम खराब और नाजुक हो गए। जाने कैसी कशिश थी कि वो इतना नरमगू बोल कर सारिम को कुछ लम्हे खामोश कर दिया करती। अच्छी लड़की, ये क्रेडिट तो फिर आपको गया ना। बात आप में है कि मेरा सब खराब कर दिया। मैं तो अभी भी गाड़ियों पर ही मरता हूँ। सारिम ने शौक मुस्कुराते आजिजी का बरमला इजहार किया तो वो धीरे से उसके कंधे पर सर रख गई। अब बस मुझ तक रहना, मैं तुम्हें जल्दी से ठीक होता देखना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहने वाले हो। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें कितना मिस किया बताती रहूंगी। वो उसके हिसार से हाथ के सहारे से उठ बैठे, निकलकर बेड से उतरी और शूज पहने, जबकि सालिम ने तकिया दुरुस्त करते सर तले डबल किया और उसका हाथ पकड़ते हथेली दबाते उसको देखने लगा, जो अब कंफ्यूज होती महसूस हुई। मैं तो अभी से करने लगा हूँ मिस। वो मुस्कुराहट को लबों में दबा गई, फिर सारिम के हाथ को अपने हाथ में दबाते आगे सिरकते उसकी गाल जोर से खींचे हंसी। पागल, वैसे बहुत प्यार से देखती अपना बैग लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर जाते जाते रुकी। तुम सच में पागल हो सारिम। वो हनूज उसे ऐसे देख रहा था जैसे जाने ना देना चाहता हो। तभी वो बेख्तियार कहती बाहर निकल गई और सारिम ने जब गर्दन घुमाई तो उसके तकिए पर एक दो बाल मोहतरमा बिखेर गई थी। सारिम ने वो दो बाल एहतियात से उठाकर हाथ में लेकर देखे, फिर दरवाजे को सर झटकते मुस्कुरा दिया। लेकिन फातिमा ने जब फोन कॉल और मैसेजेस देखे तब उसके चेहरे की रंगत फक हो चुकी थी। फाइनली दिन के 12 तक सुरैया को होश आ चुका था। अमाइल और मानिया उनके पास ही थे। अभी वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को पास देख और महसूस करके वो हद से दर्द दवा हुए थे। उन्हें कई दिन तक मजीद हॉस्पिटल रुकना था, जिसके बाद वो घर जा सकती थी, मगर मुकम्मल रेस्ट के साथ उन्हें अगले 3 माह अपना ख्याल रखना था। उनकी और शमरीज की डाइवोर्स रजिस्टर हो चुकी थी, अब वो आज़ाद थी। मानिया और अमाइल की ज़िंदगी में जो बोझाल आया उसकी शिद्दत कम हुई, फाइनली ख़त्म होने लगी। वक्त गुजरने लगा। अगले 5 दिन पड़ लगाते उड़ गए। सारिम भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था और पिछले कई दिन से उसकी फातिमा से बात नहीं हो सकी थी। जब भी वो कॉल करता तो कॉल काट कर वो बस इतना जवाब देती कि वो बिजी है, फ्री होते ही मिलेगी। पहले 2-3 दिन तो वो हॉस्पिटल रहा, पर जब वापस विला आया तब इससे ज्यादा खड़े होना और चलना मुश्किल था। इसने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। अलबत्ता हिरद अभी तक सुरैया से नहीं मिले थे, ना ही दोबारा दिशा ने फिरोज सुल्तान से बात करने की कोशिश की। दिशा लगभग 5 दिन से बस सारिम के पास रही थी। नामा भी इन कुछ दिनों में रिकवर कर चुकी थी। दुकान विला में आज सारिम और नू की इकट्ठी बर्थडे सेलिब्रेशन थी, जबकि बाहर तैयारियां की जा रही थी और सारिम फातिमा को बार बार कॉल्स मिलाए जा रहा था। लेकिन पिछले कई दिन से
وہ بس روز کا ایک میسج بیچ کر سارم کا غصہ قدرے بڑھا چکی تھی، لیکن اب بار بار جب وہ اس کی کال کاٹ رہی تھی تو سارم کا غصہ پریشانی میں بدلا۔ اب حد ہو گئی ہے فاطمہ گل، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ سارم کو گھر سے نکلنے کوئی نہیں دے رہا تھا اس کے زخم کی وجہ سے، مگر اب اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے فاطمہ گل کو وائس نوٹ بھیجا اور جب تک وہ اپنی گاڑی کی چابی لیے پورش میں آیا اس کا وائس نوٹ سین ہونے کے ساتھ سنا بھی جا چکا تھا، اور سارم کی آنکھیں اب سرخ پڑیں جب اس کے وائس نوٹ پر اینگری کا ایموجی آیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ فاطمہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اول جملہ غصے سے کہے وہ اختتام تک خود پریشان ہوا، کیونکہ وہ لڑکی جو ہاسپٹل میں اس سے مل کر گئی وہ ایک دم سے ایسے لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ فاطمہ کا ایڈریس اور اس کے انکل کے گھر کے بارے بھی سارم انفارمیشن پہلے ہی لے چکا تھا، تبھی پہلے اس کے فلیٹ پہنچا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ سارم نے کچھ دیر ویٹ کیا مگر پھر وہ اس کے انکل کے گھر کے لیے نکلنے ہی لگا جب اسے فاطمہ کے فلیٹ کے باہر اس کا ایئر رنگ پڑا ملا۔ سارم نے اسے اٹھایا، پھر جب سارم نے مزید آگے دیکھا تو وہاں ایک لیڈیز شوز تھا۔ سارم کا دل جیسے کانپا، وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور رضا کے گھر کا رخ کرنے کے بیچ اس نے ایک میسج نو کو بھیجا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے تک مطلوبہ بنگلے میں پہنچا۔ کیسے ملنا ہے؟ دروازے پر کھڑے گارڈ نے اس کو زبردستی اندر گھستا دیکھے استفسار کیا تو سارم نے اسے بے دردی سے پرے دھکیلا۔ کہاں ہے وہ رضا نامی تمہارا مالک؟ سارم ہلکے بل چلایا پر گارڈز نے اس کو پکڑے روکا۔ سارم نے اسے بھرپور قوت سے پنچ رسید کیا اور اس سے پہلے ایک دوسرا آدمی آگے آتا عقب سے آتی کسی بھاری آواز پر وہ گارڈ رکا۔ سارم نے ایک قہرناک نظر اس گھر سے نکلتے آدمی پر ڈالی۔ تم نے کیا کیا میری بیوی کے ساتھ؟ سارم نے لپک کر رضا کی گردن دبوچی جس پر وہ کراہتا زہر ہن مسکرایا، جبکہ سارم نے جس وحشیانہ انداز میں اس کا گریبان دبوچا۔ رضا کے کئی لوگ سارم پر بندوقیں تان چکے تھے پر رضا نے محظوظ اشارے سے سب کو روکا۔ تمہاری بیوی وہ غلطی سے بنی بچے، وہ میری ملکیت ہے جو میں نے تم سے چھین لی۔ اب شرافت سے یہاں سے نکلو ورنہ یہ جو بھی سلا سینہ کچھ شفا پا سکا ہے کھڑے کھڑے پھر چھلنی ہو جائے گا۔ سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملے گی تمہیں۔ سارم کی آنکھیں لمحے میں سرخ پڑی، اس کے رضا کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ ڈھیلے پڑے اور وہ ہیجانی کیفیت میں اس درندے سے دور ہٹا جیسے اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ جی جناب، تو تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ آ چکی ہے۔ نیکسٹ منڈے کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی اور لاسٹ ایپیسوڈ پھر اس کے 3 یا 2 پارٹس جتنے بھی لکھے گئے مجھ سے میں دے دوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ویسے میں بہت اداس ہوں، آپ لوگوں نے میرا دل توڑا ہوا ہے، ٹوٹے دل کے ساتھ میں نے آج ایپیسوڈ بھی لکھی ہے اور ریکارڈ بھی کی ہے، تو آج میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ آپ لوگ بہت یہ جو چھوڑ چکے ہیں پڑھنا بہت برا کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ میں اتنی محنت کر کے آپ کو روز کی روز ایپیسوڈ دے رہی ہوں اور آپ لوگ اینڈ پہ ایسا میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو خیر جو پڑھ رہے ہیں میں ان کے لیے ایپیسوڈ لاؤں گی اور دیتی رہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔